यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में। हमारे देश में कानूनों को लेकर बड़ी सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, जिनको देखते हुए कल प्राइम मिनिस्टर ने भी जो 26 नवंबर के कार्यक्रम हुए पूरे देश में, उन कार्यक्रमों में प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी बात कहते हुए कहा कि हमारे देश में कानूनों का एक बड़ा जंजाल है, इन कानूनों को ख़त्म होना चाहिए और सिंपल सीधे ऐसे कानून बनने चाहिए जो आम आदमी पढ़ सके, आम आदमी समझ सके। ऐसा ना हो कि हर मामले में ही हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, हर मामले में लॉ देखना पड़े, लॉयर्स को देखना पड़े और लीगल एक्सपर्ट्स से ही उसको पढ़वाना पड़े। और हमारे यहाँ कानूनों की जो जटिलता है वो भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। होता तो छोटा सा बेयर एक्ट है, उसके बाद जजमेंट्स आते हैं, उसके बाद रूलिंगें आती हैं, फिर उसमें अमेंडमेंट आते हैं और बहुत कुछ होता है। एक कानून दूसरे कानून से टकराता है और एक ही मामला कई कानूनों में रहता है। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और बात है कि हर स्टेट के पास अपने लैंड को लेकर अपने लॉज हैं, यानी कि वहाँ ग्राम पंचायतों को लेकर अपने लॉज हैं, ज़मीन कृषि एग्रीकल्चर भूमि के लिए अलग अलग लॉज हैं, बागवानी भूमि के लिए अपने कानून हैं, किराएदारी के लिए अपने कानून हैं, शहरी आवास के लिए अपने कानून हैं। यानी कि हम क्या देश में इंटीग्रेशन कंप्लीट कभी कर पाए या नहीं कर पाए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब केवल इतना नहीं है कि आपने भूमि के टुकड़ों को मिलाकर एक देश बना लिया और एक प्रधानमंत्री बना लिया। सबसे खास बात इंटीग्रेशन की ये होती है जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था आर्टिकल 29 की बहस के समय, आर्टिकल 30 की बहस के समय डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि माइनॉरिटी वो होगा जो दूसरी जगह से, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आता है, चाहे वो भाषा के आधार पर माइनॉरिटी हो, चाहे वो अपने रंग रूप के आधार पर माइनॉरिटी हो, चाहे वो अपने वेशभूषा के आधार पर माइनॉरिटी हो या और किसी प्रकार की धन से माइनॉरिटी हो, उनको माइनॉरिटी कंसिडर किया जाएगा। किसी भी रिलीजन को माइनॉरिटी कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी कि स्टेटों के अपनी समस्याएं हैं, स्टेटों में अपनी संस्कृतियां हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बावजूद क्या कुछ कॉमन लॉज नहीं हो सकते? अगर भारत में संविधान एक है और भारत में एक संविधान होते हुए पूरे देश में एक ही संविधान का शासन चलता है, तो क्यों नहीं बाकी लॉज भी भारत में एक ही होने चाहिए? जैसे हम लैंड लॉ की बात करें, एग्रीकल्चर भूमि की बात करें, तो जिस स्टेट में आप घुसते हैं उस स्टेट के पास अपना एग्रीकल्चर लॉ है। जिस स्टेट में आप घुसते हैं उसमें उस स्टेट की अपनी बागवानी का लॉ है। जिस स्टेट में आप घुसते हैं उस स्टेट में भूमियों को लेकर अलग अलग कानून हैं, शहरी आवासों को लेकर अलग अलग कानून हैं, म्यूनसिपैलिटी को लेकर अलग अलग कानून हैं। इम्प्लीमेंटेशन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कानून देश में एक बन जाए जो पूरे देश में हर स्टेट में जहां कहीं भी कोई व्यक्ति जाए वो एक कानून के तहत गवर्न होगा? केवल इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट होगी कि वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाती है सही से। और अगर स्टेट को कुछ स्टेट अमेंडमेंट उसमें डालने हैं तो स्टेट की ज्योग्राफी के अनुसार, स्टेट के लोगों के स्वभाव के अनुसार, स्टेट के लोगों के बर्ताव के अनुसार या स्टेट की लैंड के अनुसार उस पर कुछ स्टेट अमेंडमेंट आ जाएंगे। भाई हमारे स्टेट में ये एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा कर देते हैं। इसीलिए सीपीसी पास करते समय उसमें एक शेड्यूल लगाया गया और शेड्यूल को अमेंड करने की पावर हाई कोर्ट को दी गई। क्यों? क्योंकि सिविल के लॉस अलग अलग हैं। लेकिन एक भागीरथी प्रयास जो केंद्र सरकार ने अभी कल अनाउंस किया है, मुझे लगता है कि वो हम लोगों को पता होना चाहिए। वो खास तौर से है किराएदारी और मकान मालिक को लेकर। हम सभी हिंदुस्तान में रहने वाला एक एक व्यक्ति या तो कहीं किराएदार है या वो मकान मालिक है। मकान मालिक है, अपने किराए पर नहीं दे रखा तो भी वो मकान मालिक या तो है या फिर वो कहीं किराए पर रहता है। 2011 की जब जनगणना हुई तो उस जनगणना के अनुसार 1,10,00,000 मकान, मैं फिर से वो आंकड़ा बताता हूं कि पूरे देश में 1,10,00,000 मकान खाली पड़े हुए थे। क्यों खाली पड़े हुए थे? क्योंकि लैंड लॉ को लेकर या शहरी आवास को लेकर या आवासीय योजना को लेकर या किराएदारी कानूनों को लेकर इतना कॉम्प्लिकेशंस है कि हर एक व्यक्ति डरता है कि मैंने अपना मकान दे दिया किसी को तो पता नहीं क्या होगा। और किराएदार भी, उसको भी डर लगता है कि मकान मालिक कब हमको निकाल कर बाहर खड़ा कर देगा। तो ये दोनों की, मकान मालिक और किराएदार दोनों की ही एक बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने जो बीड़ा उठाया है और कुछ दिनों में ही वो लॉ पास करने वाले हैं शहरी आवास को लेकर या आवासीय योजना को लेकर, जिसको हम कह सकते हैं कि रेंट कंट्रोल लॉ या फिर एकोमोडेशन लॉ। जैसे मध्य प्रदेश में हम एकोमोडेशन लॉ कहते हैं, बाकी स्टेटों में रेंट कंट्रोल करते हैं। वो हम चाहे उत्तर प्रदेश रेंट कंट्रोल कहें, चाहे वो दिल्ली रेंट कंट्रोल कहें, चाहे वो हरियाणा रेंट कंट्रोल कहें, लेकिन हम उनको रेंट कंट्रोल करते हैं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश ने एक सही नाम दिया एकोमोडेशन लॉ, और एकोमोडेशन लॉज के तहत वही मकान मालिक और किराएदारों के झगड़ों को कैसे सॉल्व किया जाए।
केंद्र सरकार ने एक यूनिवर्सल देश में कानून बनाने की पहल के लिए कहा है और आवास और शहरी मामलों के सचिव, हम सब जानते हैं कि आवास और शहरी मामलों का मंत्री होता है और एक मंत्रालय बना हुआ है, उसके सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कल एक इंटरव्यू दिया जी को। और इस इंटरव्यू को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे देश में ये समस्याओं को हम सॉल्व भी करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं। इसके तहत उन्होंने कहा कि देखिए, 2 महीने से ज़्यादा का डिपॉजिट नहीं करवाया जा सकता। हम सब जानते हैं दिल्ली में अगर आप कोई मकान लेने जाएंगे या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, 6-6 महीने का डिपॉजिट करवाते हैं, 1-1 साल का डिपॉजिट कर पाते हैं। अब किराएदार कहाँ से डिपॉजिट करेगा? मकान मालिक को ये निर्देश दिए गए कि कोई भी मकान मालिक किसी भी मामले में डिपॉजिट 2 महीने से ज़्यादा का नहीं करवा सकता, उससे कम ही करवाना है, 1 महीने का, 15 दिन का, 1.5 महीने का, जो उसको समझ में आए। मैक्सिमम 2 महीने का डिपॉजिट करवाया जा सकता है, इससे ज़्यादा का डिपॉजिट नहीं करवाया जा सकता है। किसी भी किराएदार के घर में बिना उसको पूर्व सूचना के 24 घंटे पहले उसको पूर्व सूचना दीजिए, उसके बाद अपने ही मकान में आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी समय गए, खटखटाए और बोले हम मकान विजिट करने आए। ये अनकंफर्टेबल है, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। इसलिए इस पर भी विचार किया जा रहा है कि 24 घंटे से पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, एटलीस्ट उसके बाद ही आप मकान में विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनरेबल दुर्गा शंकर जी ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा मकान और दुकान 2 महीने के बाद भी खाली नहीं करवाया जा सकता। अब ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि आपने एग्रीमेंट किया, 2 महीने की आपने किराया नहीं दिया, उसके बाद भी एग्रीमेंट में लिखा था कि 2 महीने का किराया, अगर आप 1 महीने का किराया नहीं देते तो मकान मालिक को खाली करवाने का अधिकार होता है। ऐसा मकान मालिक किराएदारों ने एडजस्ट कर लिया, एक एग्रीमेंट बना लिया। उसके बावजूद कानून ये कह रहा कि आप मकान को खाली नहीं करवा सकते। लेकिन मकान को खाली नहीं करवा सकते ये तो ठीक है, आगे मकान को खाली नहीं करवा सकते और किराएदार ने किराया नहीं दिया तो क्या व्यवस्था है? इस व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा कि अगर वो मकान खाली नहीं करता है या वो किराया नहीं देता है तो ऐसी सिचुएशन में अगले महीने 2 महीने का 2 गुना किराया, ऐसे इस महीने अगर 1,000 रुपये किराया लेता है और वो डिफॉल्ट कर देता है तो अगले महीने 2,000 रुपये उसको पर मंथ के हिसाब से किराया देना होगा, या फिर पिछला वाला हिसाब कर दे और पेनल्टी के रूप में 1 महीना एक्स्ट्रा, यानी कि 1 महीने की जगह अब 2 महीने का किराया देना पड़ेगा, जिसमें पिछले वाला महीना भी आपको देना पड़ेगा। और अगर फिर नहीं करता तो 3 गुना और 4 गुना किराया कर सकते हैं। बड़ी अच्छी योजना है कि आपका किराएदार अगर पैसा नहीं देता है, आपको किराया नहीं देता है, तो आप किराया बढ़ते जाइए, 2 गुने के हिसाब से बढ़ते जाइए। ऐसा नहीं है कि किराया नहीं देता तो फिर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, या कोर्ट में जा रहे हैं या हम नहीं देते। 2 गुना किराया भी नहीं देता तो फिर जब वो मकान खाली ना करे या समय पर मकान खाली ना करे, जो उसका एग्रीमेंट का पीरियड है, उस एग्रीमेंट के पीरियड से पहले आप मकान खाली नहीं करवा सकते। ऐसे भी व्यवस्था उसमें की गई है। अगर 11 महीने का एग्रीमेंट किया है तो 11 महीने से पहले मकान खाली नहीं करवा सकते, लेकिन 11 महीने में आप जो किराए का है वो नोटिस बनाकर रखिए और 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना किराया उसमें बढ़ा सकता है। ऐसी कुछ व्यवस्था उसमें देने वाले हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर एग्रीमेंट का टाइम खत्म हो जाता है और वो किराया नहीं देता, वो मकान खाली नहीं करता, तो एग्रीमेंट का खत्म होने के बाद 4 गुना किराया आप वसूल सकते हैं। 4 गुना किराया तक आपको वसूलने का अधिकार हर महीने के हिसाब से, कि हर महीने 4 गुना किराया किराएदार को देना पड़ेगा। इस कानून के साथ साथ उन्होंने कहा कि बड़ी बेहिचक रूप से दुकानों को, मकानों को किराए पे दिया जा सकता है। किराएदार अगर पैसा नहीं देता है तो आपके पास ये उपाय हैं। और मुझे लगता है कि इन कानूनों में, अब जो कानून आने वाला है, इसमें मकान मालिक का, जो किराएदार का जो सबसे बड़ा इशू है कि हम एकदम मकान खाली करके कहाँ जाएं, मुझे मकान नहीं मिल रहा तो मैं कहाँ जाऊं, तो वो कहते हैं आप जाइए नहीं, आप टाइम जो आपको दिया गया है उस टाइम के अंदर वहीं रहिए, लेकिन आप किराए की रकम 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी एज पर लॉ कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये कानून पूरे देश में लागू होने वाला है, और पूरे देश में लागू से मतलब है तो ये स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन केंद्र सरकार इसको कानून बनाकर रख देगी, फिर स्टेट उसको अडॉप्ट करें और अपने यहाँ अपना रेंट कंट्रोल एक्ट खत्म करके इस नए एकोमोडेशन लॉ को लागू कर दें। हाँ, एक बात जरूर है कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। जैसा उनसे पूछा गया दुर्गा शंकर जी से, तो उन्होंने कहा इसका कोई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि अभी आज तक जिस दिन वो पास होगा उस दिन तक पुराने कानूनों से गवर्न करते रहेंगे। जो लोग पुराने कानूनों से गवर्न हो रहे हैं वो पुराने से ही गवर्न होते रहेंगे, और आज के बाद जो रेंट पर उठाया जाएगा वो नए कानूनों के तहत आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो स्कीम है सरकार की कि हम कानून बनाएंगे, एक कानून बनाएंगे, तो इसमें हर एक प्रदेश में जो लैंड लॉ है कम से कम
जो 37 प्रदेश हैं उन प्रदेशों का लॉ खत्म हो जाएगा, यानी कि 36 एक्ट खत्म होकर अब एक एक्ट चलेगा केवल, और एक एक्ट ही हमारे यहाँ लागू रहेगा। तो अपने आप अगर इस प्रकार के जो स्टेट लॉज होते हैं उनको धीरे धीरे खत्म करेंगे तो आपकी लॉ की कॉम्प्लिसिटी जो है वो खत्म होती चली जाएगी, और बिल्कुल आसान भाषा में एक बार आपने वो लॉ समझ लिया तो पूरे देश में जहां कहीं भी जाने वाले हैं आपके दिमाग में वो लॉ बैठा रहने वाला है, और आपको नए स्टेट में जाकर नए का उसी विषय पर जिस पर आप पहले से लॉ जानते हैं उस पर नए सिरे से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये जो कदम है ये इंटीग्रेशन की तरफ एक नई पहल है, और भारत का इंटीग्रेशन अब वाकई में होने वाला है, क्योंकि पूरे देश के नागरिकों को एक कानून से गवर्न करने के लिए केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई है उनमें ये पहला कदम है कि वो रैन कंट्रोल एक्ट बनाने जा रहे हैं जो पूरे देश में लागू होगा। इससे पहले कुछ क्रिमिनल लॉज ही पूरे देश में लागू होते थे, लेकिन अभी सिविल लॉज भी पूरे देश में एक से बनेंगे और एक से लागू होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये साधु बात कहना चाहिए सरकार को कि सरकार इनिशिएट करके जो कॉम्प्लेक्सिटी लॉ की है उसको ख़त्म करके लोगों को जो उनकी भाषा में कानून समझ में आए, जैसे मैं बोलता हूं तो मैं कानून की जो पेचीदियां हैं उनको सॉल्व करते हुए आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो जब मैं उनको सॉल्व करते हुए आपको बताने की कोशिश करता हूं या उनको आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूं, तो क्या उन्हीं आसान भाषाओं में कानून नहीं बनाए जा सकते? उन आसान भाषाओं में कानून भी बनाए जा सकते हैं, उसके इलस्ट्रेशन भी लिखे जा सकते हैं, केस लॉज भी लिखे जा सकते हैं, जो आम आदमी समझ पाए मुझे क्या करना क्या नहीं करना, व्हाट हैव टू डू व्हाट नॉट टू डू। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल है। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।